हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग मिलकर के पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हम समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका क्या मेन यूज है और इसको कैसे हम आगे समझ पाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी की टाइप सीखेंगे, उसके वेरियस फॉर्म्स हैं जो हमने क्लास 11th में सीखने हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आती है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और पढ़ने में आपको आसानी हो। साथ ही अपना प्यार कमेंट की फॉर्म में ज़रूर दीजिए। बच्चों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं जब आप मेरी वीडियो से पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट मुझे कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि उनको भी पढ़ने में मदद मिल सके और मुझे अपने काम को YouTube एल्गोरिथम में आगे बढ़ाने में मदद हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमेशा याद रखेंगे, किसी भी फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी दो ही कारणों से ओरिजिनेट होती है। या तो चेंज इन शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा पोजीशन इन सम काइंड ऑफ फोर्स फील्ड। किसी भी तरह की फोर्स फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, या तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, या फिर बॉडी की शेप या कॉन्फ़िगरेशन में, यानी पार्टिकल्स में आपस में जो डिस्टेंस है या पोजीशन है उनको बदलने में, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ में, मान लो यहां सरफेस ऑफ अर्थ था, यहां से उठा करके यहां ले गया, तो मैंने उसकी पोजीशन चेंज करी इन द फोर्स फील्ड, तो यहां पर वर्क जो होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही मान लीजिए एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज, उसके पास दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लाने या दूर ले जाने में, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर बॉडी की पोजीशन चेंज करी, तो वहां पर भी जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अब शेप या कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। मान लीजिए आप एक स्प्रिंग है, उसे खींच रहे हैं या उसे दबा रहे हैं, तो आप उसकी शेप या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर भी जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर हम डेफिनेशन को देखें पोटेंशियल एनर्जी की, डेफिनेशन कहती है पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स और बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो या तो किसी बॉडी की जो पोजीशन है किसी भी तरह की फोर्स फील्ड में, उसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है, या फिर जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बदलते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम कहें तो पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड द म्यूचुअल एनर्जी। म्यूचुअल एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट करने का मतलब है फोर्स लगा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो अगर मैं उनमें से एक की पोजीशन बदलूंगा तो उनकी पोजीशंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, और उस चेंज इन पोजीशन की वजह से ही जो वर्क किया गया है वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी और सिस्टम कैन डू इन पासिंग फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन टू सम स्टैंडर्ड पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन या जीरो पोजीशन, इसे बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी टाइप्स देखिए। पोटेंशियल एनर्जी जो है यहां पर तीन टाइप्स की हम लोग देखेंगे। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने इसी साल पढ़ दी है, दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने 11th में ही पढ़नी है, और तीसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने क्लास 12th में पढ़नी है। तो याद रखेंगे, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ये आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे कि मैंने एग्जांपल देते हुए भी आपको बताया था, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लिफ्ट करते हैं या उसकी हाइट कम ज्यादा करते हैं, आप उसकी पोजीशन बदलते हैं इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से ऊपर आप बॉडी को कितना ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आपको इसका एक्सप्रेशन निकालना हो तो हम जूनियर 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। लेट अस अंडरस्टैंड ये फॉर्मूला mgh कैसे बनता है।
तो देखिए यहां पर हमारे पास एक बॉडी है और हमें पता है बॉडी के ऊपर अर्थ जो फोर्स लगाती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर उसको बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। तो यहां पर जो बॉडी का वेट है वो है mg। अब अगर मुझे इस बॉडी को मूव करना है, क्या करना है? मूव, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं करवाना। मूव करना है ऊपर की तरफ लेकिन एक्सेलरेशन नहीं करवाना। इसका मतलब टू मूव द बॉडी, ध्यान देना इसमें, टू मूव द बॉडी अप विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अगर मुझे बिना एक्सेलरेशन के बॉडी को मूव करना है तो मैंने एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाई। अब क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, क्योंकि एफ नेट होता है m इंटू ए जीरो है तो एफ नेट जीरो। अब यहां पर दो फोर्स लग रही है, एफ एक्सटर्नल ऊपर mg नीचे, तो माइनस करेंगे इनको, तो एफ एक्सटर्नल माइनस mg इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाना चाहिए? mg के बराबर। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स आपको लगानी पड़ेगी टू लिफ्ट अ बॉडी अप वो mg के इक्वल होगी, दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू आ गई mg। अब हमें पता है मैं बॉडी को ऊपर मूव कर रहा हूं, यानी जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है बॉडी के लिए वो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ही डायरेक्शन में है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऊपर है, तो मुझे साफ पता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो जो वर्क होता है वो तो एफ एक्सटर्नल इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे एफ एक्सटर्नल इंटू एस। अब एफ एक्सटर्नल कितना है? mg, और हम मूव कितना कर रहे हैं? h डिस्टेंस के बराबर, तो वर्क हो जाएगा mg इंटू h, दैट इज इक्वल टू mgh। और हमने पढ़ा था कि आप बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करने में जितना वर्क करते हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो हमें पता है यहां पर ये जो हमने वर्क किया यही पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया mgh। तो हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला mgh बन जाता है। आई होप बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स हर उस फोर्स को कहा जा सकता है जो फोर्स के लिए जो वर्क डन है, वर्क डन बाय और अगेंस्ट दैट फोर्स, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड हो और पाथ पर डिपेंड ना हो। मतलब अगर मैं मान लें ए से बी तक गया, मैंने रास्ता 1 वाला चूज किया, फर्स्ट पाथ, तो वर्क आया W1। लेटस से यहां पर हमने वर्क किया W1। जब मैं ए से बी तक दूसरे रास्ते से गया तो वर्क किया W2। तो ये जो W1 है ये शुड बी इक्वल टू W2 होना चाहिए। यानी वर्क इस बात पर डिपेंड ना करे कि हमने कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता चूज किया, बल्कि सिर्फ इस बात पर कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्योंकि सेम है तो वर्क चाहे किसी भी रास्ते से किया हो वो सेम होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप ए से बी तक जाते हो और बी से घूम करके वापस ए पर आते हो, यानी आपने क्लोज्ड लूप बना दिया, तो क्लोज्ड लूप के अंदर जो नेट वर्क डन आना चाहिए वो 0 होना चाहिए। यानी अगर घूम करके आप वापस आ गए जहां से चले थे, इनिशियल पॉइंट पर रिटर्न कर गए, तो भैया जो वर्क डन होता है इस केस में उसकी वैल्यू 0 आएगी। यही हमारा कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक, इसका बिल्कुल उल्टा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो कोई ऐसी फोर्स है जिसमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करे। दोनों का एक एक दो एग्जांपल देख लें। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो 12th में पढ़ेंगे कंजर्वेटिव है। इसी तरीके से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। ऐसे फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा एक चीज याद रखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क कैन बी रिटर्न्ड। मतलब अगर मैंने बॉडी को नीचे से h हाइट तक उठाने में वर्क किया mgh, तो अगर ऊपर से ड्रॉप करूंगा वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रीगेन किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क है, इट इज लॉस्ट फॉर एवर, आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। जैसे फ्रिक्शन के, आपको एक बक्से को धक्का देना था, उसमें फ्रिक्शन थी, तो फ्रिक्शन की वजह से आप घसर घसर की आवाज आएगी, चू चू की आवाज आएगी,
तो वहां पर वो जो साउंड आई वो आपकी इनपुट एनर्जी का कुछ हिस्सा खर्च हो गया। तो अब ऐसा नहीं है अगर आप बक्से को वापस खींचोगे वो साउंड वापस जा करके उसमें दोबारा से फोर्स लगा देगी, तो वहां जो वर्क किया आपने वो लॉस्ट होता है। तो वर्क डन, एनी वर्क डन अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज लॉस्ट फॉर एवर। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगर आपसे कहा जाए, आपसे ये प्रूव करने को कहा जाए कि भैया ये प्रूव करके बताओ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो आप क्या करो, आप कहो हम एक बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एच हाइट से लिफ्ट से ले गए, वर्क डन कितना किया, mgh। अब अगर हम उसे सीढ़ियों से भी लेके जाएं सेम हाइट तक, तो वहां पर जो वर्क आप करोगे वो सेम mgh ही आएगा। कारण जब आप सीढ़ियों से लेकर के जाओगे ऊपर h1 हाइट तक तो वर्क करोगे, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे सीढ़ी पर तो वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, ठीक, और आप मूव कर रहे हो ऐसे, तो थीटा 90 हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो। फिर आप h2 हाइट तक जाओगे, वर्क डन होगा, फिर ऐसे जाओगे, वर्क डन नहीं होगा, फिर आप ऐसे जाओगे, वर्क डन होगा। तो आप सेम हाइट तक ले गए, h1 h2 h3 तीनों का वर्क डन ऐड करोगे वो सेम mgh के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं एनालिटिकली भी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो अगर आप ऐसे ए से सी तक ले गए, वर्क डन हुआ, सी से डी तक वर्क डन जीरो, डी से ई तक वर्क हुआ, ई से बी तक वर्क डन जीरो, है ना। तो टोटल वर्क हुआ h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 h के बराबर था, तो वर्क डन इक्वल टू mgh हो जाएगा, इट्स द सेम। अब बात करते हैं, यहां पर आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, मान लीजिए आपने बॉडी को ऊपर उछाला तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। लेकिन जब बॉडी वो ऊपर से नीचे आएगी तो ग्रेविटी खुद वर्क कर रही है, खींच रही है उसको, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। दोनों वर्क डन बराबर होंगे, जितना ऊपर से नीचे, W1 इक्वल टू W2 बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो जो W1 है और ये W2 है ये बराबर आ जाएगा, ये नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा वापस आने पर जब आप इन्हें ऐड करेंगे। तो ये फोर्स कंजर्वेटिव प्रूव की जा सकती है, गॉट इट। अब डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी इन कंटेक्स्ट विद अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। आपको ये प्रूव करके बताना है, मतलब आपको कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में एक रिलेशन शो करना है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में आपको डिफाइन करके बताना है, ये सवाल है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब इसको देखते हैं, बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन। देखिए हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के साथ एसोसिएट होती है, ठीक है, और वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होती है, ठीक। तो जो वर्क डन होगा अगर हम निकालें उसका फॉर्मूला तो होता है fx dx, ये फोर्स है विच इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू dx, इनिशियल से फाइनल के बीच में। तो डेल्टा u की वैल्यू हो जाएगी माइनस fx dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को तो du अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस f आ जाएगा, यानी f इक्वल्स टू माइनस du बाय dx, यानी जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है that is equal to the negative of potential energy gradient। ये जो है याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं मोमेंट, अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी को, इसलिए इस टर्म को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो हम कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो ये थी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको यहां तक आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग की, तो इसलिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं आपको वो पूरी डेरिवेशन और उसका सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझा पाऊं। साथ ही इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।